हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। बट जो भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए थे उसमें से बस यही पता चला था कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो ये जो डिस्कवरी थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर मतलब डीएनए जब पता चला कि एज ए जेनेटिक मटेरियल है, ओके, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इनके बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके बाद ही ये पता चला कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है, प्लस एंटी पैरेलल होता है, प्लस कॉम्प्लीमेंटरिटी उसमें मेंटेन होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे इसमें से 3 मेजर साइंटिस्ट जो थे, और जो हमारे 5 साइंटिस्ट थे एक्चुअली, 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, 3 अलग अलग थ्योरीज आए, उसके बाद ही फाइनल जो स्ट्रक्चर दिया गया था वो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। अभी तक शायद आप लोग जानते होंगे कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो कौन सा डीएनए बोला जाता है, उसको बी डीएनए बोला जाता है, जो थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। ओके, जैसा तुम लोग नॉर्मली डीएनए का स्ट्रक्चर जानते हो, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, 5' to 3', 3' to 5' कॉम्प्लीमेंटरिटी रहती है उसमें, राइट। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली बी डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, और उसमें और भी कई सारे फीचर्स और मतलब बहुत कुछ थ्योरीज थे उस डीएनए के स्ट्रक्चर, बी डीएनए के स्ट्रक्चर में, जो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम लोग देखेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। और इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तुम लोगों को, जैसे कि ये मेजर ग्रुप होगा, ये माइनर ग्रुप होगा, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रैंड के जो बेसिस होते हैं वो बाइंड करते हैं, एंटी पैरेलल होता है, प्लस इनमें जो डिस्टेंस होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। एक बेस दूसरे बेस से एक स्ट्रैंड में जो 0.34 नैनोमीटर से डिस्टेंस में रहते हैं। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर्स है डीएनए का, जो मॉडल दिया गया था वो एक्चुअली बी डीएनए था, और ये जो बी डीएनए का मॉडल दिया गया था ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। लेकिन उसके पहले और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके वजह से कि ये स्ट्रक्चर डिड्यूस कर पाए थे वाटसन एंड क्रिक ने। तो सबसे पहले देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे एरविन चारगाफ, जिन्होंने चारगाफ रूल दिया था। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए 1950 से 1953 के बीच में हुआ था। 1953 में जो वाटसन एंड क्रिक थे उन्होंने ये बी डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। ओके, तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे एरविन चारगाफ। उसके बाद एक दो साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, और उससे बोला जाता है मतलब कंबाइनिंगली बोलते हैं विल्किन एंड फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। ओके, और साइंटिस्ट 3 नंबर पे आते हैं, वो हैं वाटसन एंड क्रिक और जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने फाइनल स्ट्रक्चर डिजाइन किया था जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये 1953 में दिए थे। उसके पहले ये 2 साइंटिस्ट काम किए थे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एरविन चारगाफ ने क्या किया था। एरविन चारगाफ 1950 में उन्होंने डबल हेलिक्स डीएनए के लिए एक थ्योरी प्रपोज की थी। तब तक ये पता था हम लोगों को कि प्यूरिन्स होते हैं, पिरिमिडिन्स होते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि जो अमाउंट ऑफ प्यूरिन होगा, ओके, जो भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा डीएनए का, उसमें जितना अमाउंट ऑफ प्यूरिन होगा उतना अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन होगा। वो ऐसा क्यों कहा उन्होंने ये भी कहा कि एडेनिन हमेशा मतलब एक प्यूरिन हमेशा दूसरे पिरिमिडिन मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो प्यूरिन मॉलिक्यूल होते हैं वो ए और जी होते हैं। ओके, और जो पिरिमिडिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन होते हैं डीएनए में, राइट। तो हम तो ये जानते हैं कि एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड से थाइमिन के साथ ही जुड़ा होगा, और गुआनिन जो होगा हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के साथ जुड़ा होगा। इसका मतलब एक प्यूरिन मॉलिक्यूल जो होगा वो किससे जुड़ा होगा, दूसरे पिरिमिडिन मॉलिक्यूल से, और अगर ये पिरिमिडिन मॉलिक्यूल है तो दूसरा प्यूरिन मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, राइट। तो अगर ऐसा है पूरे के पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो डेफिनेटली जितना अमाउंट में प्यूरिन मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही अमाउंट में पिरिमिडिन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे।
और उन्होंने यही थ्योरी बोला था, जितने अमाउंट ऑफ प्यूरिन उतने अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। ओके, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है A+G = T+C, मतलब A और G मिला के क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के एक्चुअली प्यूरिन्स होते हैं, राइट, और ये T+C मिला के क्या होते हैं, पिरिमिडिन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये हो गया हमारा प्यूरिन और दूसरा हो गया पिरिमिडिन। और इसको किस तरह से लिखा जाता है, A+G / T+C = 1, जो कि कांस्टेंट है, राइट। इन्होंने और क्या प्रपोज किया था, इन्होंने बोला कि हर एक स्पीसीज के लिए जो A+T का रेशियो है और A+T एडेनिन और थाइमीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कांस्टेंट पाए जाते हैं। अगर A+T की बात किया जाए तो G+C भी ऑलमोस्ट वही होता है। इसका मतलब अगर एक स्पीसीज का, जैसे कि हम एज्यूम करते हैं ह्यूमन का, राइट, ह्यूमन का अगर DNA लें तो इसमें जो A+T का टोटल अमाउंट होगा। अब मान लो कि जो DNA है हमारा, एज्यूम करो फॉर एग्जांपल टोटल 1000 बेस पेयर प्रेजेंट हैं, उसमें से A+T मिला के मान लो 460 प्रेजेंट है। तो अब हर एक इंसान को अगर पकड़ोगे, क्योंकि स्पीसीज है, अगर ह्यूमन स्पीसीज के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में जितने ह्यूमन प्रेजेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो 460 A+T मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर DNA में, कोई भी ह्यूमन को अगर ले लो तो ऑलमोस्ट ये 460 A+T ही पाया जाएगा, उसका मतलब वही था। स्लाइटली वेरी कर सकता है, 462 461 थोड़ा बहुत म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर एक स्पीसीज के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। और अगर हम इसे कंपेयर करेंगे किसी दूसरे स्पीसीज से, मान लो डॉग से कंपेयर किया जाए, तो ये जो 460 है मान लो उसमें 360 मिले, मतलब आइदर कम और ज़्यादा, सिग्निफिकेंटली कम ज़्यादा हो सकता है। और जो स्पीसीज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, जैसे कि चिंपैंजीज हो गए ह्यूमन के साथ, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, तो ये जो 460 A+T है इससे बहुत कम ऊपर नीचे हो सकता है दोनों स्पीसीज का अगर कंपेयर करेंगे तो। इसके बारे में हम डिटेल में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे, सो अभी कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे विल्किन एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था, 1953 में DNA का जो 3D स्ट्रक्चर है उसको इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से डिस्कवर किया था। ओके, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक को और क्या बोला जाता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक भी बोला जाता है। उससे क्या होता है, हमारे सेल के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसका हम 3D स्ट्रक्चर को उसको देख सकते हैं। ओके, एक एक्सरे फिल्म, एक्सरे यूज़ किया जाता है उसमें, जैसे पता होगा तुम लोगों को, 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो रेज के बारे में, गामा रे होते हैं, एक्सरेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज होते हैं। उसी तरह से ये जो मेथड है इसमें एक्सरे यूज़ होता है और DNA का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसको इन्होंने स्टडी किया था। तो उनको क्या मिला एक्चुअली, ओके, क्योंकि विल्किन एंड फ्रैंकलिन जो थे इन्होंने पूरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं दिया था, मतलब जैसा हम लोग आज जानते हैं DNA का स्ट्रक्चर, जो BDNA का स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत स्टडी किया था उसके बारे में और उन्हें ये मिला कि DNA जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और वो हेलिकली कॉइल्ड होते हैं ये मॉलिक्यूल। ओके, इस तरह से हेलिकली ये मॉलिक्यूल कॉइल्ड होंगे, प्लस इनके जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जैसे कि एक एक करके DNA का क्या है, DNA एक्चुअली पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होंगे इनमें आपस में डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम और जो दो DNA का स्ट्रैंड है इन दोनों DNA के स्ट्रैंड में 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा। ये कुछ इंफॉर्मेशंस थे जो कि विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने दिए थे। वैसे तो NCERT में ये मेंशन है ही नहीं कि विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, वहाँ पे बस यही मेंशन है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के मदद से उन्होंने DNA का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया था। इसके आगे थोड़ा बहुत जो डिटेल स्ट्रक्चर है उन्होंने उसको देख के कौन प्रपोज किए थे, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक क्या किए थे, ये जो चारगाफ रूल है, चारगाफ रूल और क्या बताता है, कॉम्प्लीमेंटरिटी बताता है, मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंटरिटी ही है। तो ये कॉम्प्लीमेंटरिटी उन्हें मिल गया, प्लस विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के मदद से जो DNA का स्ट्रक्चर
उन्होंने लिया था, वो थोड़ा सा उनको आइडिया मिल गया। तो ये दोनों को मिला के वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, डीएनए का जो बी मॉडल है उसको प्रपोज किया था। ओके, उनका एक रिसर्च पेपर आया था जहाँ पे कि उन्होंने ये पूरा का पूरा थ्योरी बी डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने दिया था। उस पेपर का नाम था सॉल्ट ऑफ सेल और सॉल्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, उस तरह से कुछ उसका नाम था, जिसके बारे में जानने की तो मतलब ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओके, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है इस बुक में, जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ है डीएनए का, जो उन्हें मिला था विल्किन एंड फ्रैंकलिन को। ओके, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा दिमाग में कि किस तरह का दिखा होगा। तो ये इस तरह का एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ था, जो कि डबल हेलिकल मॉडल है। इससे से कुछ एज्यूम हुआ था, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। ओके, तो ये था चारगाफ रूल, एक्सरे डिफ्रैक्शन प्लस डिस्कवरी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल किस तरह का था, राइट। जैसे कि हमारा बी डीएनए जो होता है वो, उसके बारे में। तो जो बी डीएनए होता है उसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, राइट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और जो स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। ये रहा हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि वाटसन एंड क्रिक दिए थे 1953 में। ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा बहुत बस इसका हम बेसिक फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ दिख रहा होगा 2 हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए के। ओके, 2 हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, एक 5' एंड होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट वाला आएगा हमारा 3' एंड, और इसके बाद दूसरा जो स्ट्रैंड है उसमें 3' एंड होगा, और इसका अपोजिट वाला 5' एंड होगा। ओके, इसमें ये कौन सा हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें माइनर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और एक मेजर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। माइनर ग्रुप जो छोटा सा ग्रुप होगा, और मेजर ग्रुप जो होता है वो बड़ा ग्रुप होता है। ओके, जो एक स्पाइरल होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये यहाँ गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये फिर से कहाँ एज्यूम हो रहा है, यहाँ पे। ओके, ये और ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रैंड जब फोल्ड होता है तो यहाँ पे सेम फोल्डिंग होगी। तो ये वाला जो है 1 स्पाइरल, ओके, 1 हेलिक्स जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। फाइन, यहाँ से बेस पेयर्स अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये दोनों जो बेस पेयर्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होते हैं, ये बेस पेयर्स, राइट। उसके बाद जो 2 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे उनमें डिस्टेंस जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है। ये 2 जो बेसेस होंगे इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड से ये उसमें क्लोज होके रहते हैं। और ये जो डीएनए का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ डीएनए मतलब ये वाला पोर्शन, इतना वाला जो पोर्शन आएगा डीएनए का, ये कितना होता है, ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सारा का सारा याद रखने वाली बात है, हमेशा ये सब क्वेश्चंस में आते हैं। डबल हेलिकल मॉडल डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्टली पूछा जा सकता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए, तो इसको याद रखना है। इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं जो कि नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके।